इसको 15 वोल्ट की इनपुट से चलाया जा रहा है, 15 और -15 की इनपुट से, और इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वो 12 या -12 वोल्ट है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वी आउट मैक्स करने या सैचुरेशन करने वो 12 वोल्ट है, और अगर आप नेगेटिव की बात करें तो -12 है। अभी सवाल है, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो ऑप एम्प की टर्मिनल्स के दरमियान में डिफरेंशियल वोल्टेज है उसकी एक खास वैल्यू है 0.15 मिली वोल्ट आ रहा है। तो आप बताएं कि ऑप एम्प की आउटपुट क्या होगी, कि ये असल में सवाल है। अभी बजाय सवाल काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये जो RMS का वर्ड है, इससे ये हमें समझ आनी चाहिए कि RMS नॉर्मली किसी टाइम वेरिंग सिग्नल से रिलेटेड होता है। किसी DC सिग्नल की RMS वैल्यू जो नहीं निकाली जाती है, हमेशा कोई टाइम वेरिंग सिग्नल होता है। और अगर हम बुक की बात करें और कोर्स की बात करें, जनरल बात करें, तो हम ज़्यादातर जो सिग्नल ले रहते हो वो साइनोसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा हमने इनपुट में काफ़ी बार साइन दी, तो हमारे पास जो साइन वेव है, साइन वेव से रिलेटेड RMS की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें पीक और RMS वैल्यू का रिलेशनशिप होता है। वो फॉर्मूला RMS = BP डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है। ठीक है, इससे आप BP की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें चूंकि RMS की वैल्यू गिवन है 0.15 मिली वोल्ट, तो इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 0.2121 मिली वोल्ट। अब ये जो वैल्यू याद है, ये पीक वैल्यू है। तो इसका मतलब कैसे मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है उसकी मैक्सिमम पीक 0.2121 मिली वोल्ट है, और इसकी जो नेगेटिव पीक है वो -0.2121 मिली वोल्ट है। ये दो चीज़ें। अब सवाल में वो कहता है कि यार आप पीक टू पीक वैल्यू निकालें आउटपुट का, लेकिन वो निकालने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इस इनपुट के रिस्पेक्ट से आउटपुट की वेवफॉर्म जनरेट करने की कोशिश करें। तो हमारे पास जो आउटपुट का बेसिक फॉर्मूला है वो बनता है V out = AOL और जो V डिफरेंशियल है। अब यहाँ पर देखें तो V डिफरेंशियल साइनसॉइडल सिग्नल है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती रहती है। पहले 0 होता है, फिर 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर करते करते अपनी पीक वैल्यू पे पहुँचता है। यहाँ 0 होता है, फिर करते करते अपनी पीक वैल्यू पे पहुँचता है, फिर पीक वैल्यू से दोबारा 0 पे आता है, फिर एक नेगेटिव वैल्यू पे आता है, फिर नेगेटिव वैल्यू से दोबारा 0 पे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरमीडिएट वैल्यूज हो सकता है लेता हो। नॉर्मली तो कंपैरेटर में होता है कि अगर आप किसी इनपुट भी दें तो आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट पे पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। और उसकी रीज़न ये है कि आप इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0.2 तक पहुँच रहा है तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लें 0.15 का, एक पॉइंट ले लें 0.1 का, और एक पॉइंट ले लें 0.05 का। तो अगर हम फॉर्मूले के अंदर की वैल्यू डालें 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आप निकालेंगे कितना आता है। ठीक है, कैलकुलेटर तुमको आपके पास रखना है, सॉल्व कर दूँगी बता दें। तो वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 4 वोल्ट आता है, लेकिन आपको भी चेक कर लें कि क्या इसकी वैल्यू आती है। इसी तरह अगर मैं 0.05 की जगह अगर मैं 0.01 डालता हूँ, ठीक है, 80,000 0.1, तो ये 8 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये असल में मिली वोल्ट है ना, तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना कि जो अंदर यूनिट लिख रहा हूँ इसका वोल्ट का यूनिट, ठीक है, 8 वोल्ट है। उसके बाद 0.15 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 80,000 × 0.15, तो ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनता होगा ना आउटपुट का, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसको तो कंसिडर ही नहीं किया, ये 0.2121 वाली जो वैल्यू है, 80,000 मल्टीप्लाई 0.2121 मिली वोल्ट, ये कितना होता है 17 वोल्ट। 17 होता है। अब इशू क्या इशू ये है कि हमारे पास 17 वोल्ट तो है ही नहीं, हम मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो दे सकते हैं वो 12 वोल्ट है। तो अब हम बजाय 17 वोल्ट से जैसे हम 12 से तजावज़ करेंगे तो अब उसके बाद मज़ीद इंक्रीज नहीं आएगा,
वो 12 की वैल्यू कॉन्स्टेंटली देता रहेगा। तो अब हम 17 नहीं दे पाएंगे, हम 10-12 वोल्ट दे होंगे। तो इसका ग्राफ अगर बनेगा तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी। पहले 4 वोल्ट आ जाएगा, फिर 8 वोल्ट आ जाएगा, फिर 12 वोल्ट आ जाएगा, फिर दोबारा कम हो जाएगा। तो इस तरह के मतलब ये 70 जब 12 पे होगा तो एक कांस्टेंट रहेगा, एक मिनट आगे मतलब जाएगा। 12 की जो रेंज है ना वो कह रहे हैं कि 0.2 से ऑनवर्ड्स, बल्कि अगर 8 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 12 वोल्ट बनता है, वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 80,000 को 0.15 के साथ किया हमने, बिल्कुल इस वैल्यू से ऑनवर्ड था 0.15 से लेकर 0.21 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन, इधर वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, क्योंकि यहाँ ये बाउंड्री है और ये फिर लोअर बाउंड्री जिसमें वो वापस आ रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो आउटपुट है वो आपको 12 आ रही होगी, बाकी उससे नीचे वाली पॉइंट से नीचे वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे भी इस तरह की शेप भी बन रही है। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इस तरह ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो आपके पास बजाय कि एक प्रॉपर पल्स वेव शेप बने, आपके पास जो इस तरह की सेमी साइनोसॉइडल जो कह रहे हैं कि स्टेप फंक्शन के ऊपर बेस की साइन वेव बन रही है। और उसकी रीज़न क्या की बेसिक रीज़न ये है कि आपने यहाँ पे जो कंपैरेटर यूज़ किया उसका गेन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर ये वैल्यू आप गेन की ज़्यादा बढ़ा देते तो आपके पास क्या होता, इवन छोटी छोटी वैल्यूज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल 80,000 की जगह अगर आपके पास 800,000 होता, तो अगर आप पॉइंट इस वाली वैल्यू को 0.05 मिलीवोल्ट को 800,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, आप देखोगे कि वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो वहाँ बड़ी होगी, जिसकी वजह से आपको सैचुरेशन आउटपुट मिलता होगा 40। तो दिवाली जी जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल जगह महफूज है। तो अब 40 वोल्ट तो वो नहीं दे सकता, तो 40 वोल्ट की बजाय वो 12 दे रहा होगा। तो आपको ये समझ आ रही है कि यार अगर हम गेन बढ़ा देते हैं और इवन अगर लेसर वैल्यूज की चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल 0.01 पे अगर आप निकाल के देखें 0.01 मिली वोल्ट को अगर आप 800,000 से मल्टीप्लाई करें तो मुमकिन है वहाँ भी आपको वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो जस्ट चेक करने के लिए कि आप अगर गेन ज़्यादा करते हैं तो फिर आप नॉर्मली एज ए कंपैरेटर ही काम कर रहे होते हैं। ये 8 आती है, ठीक है, 8 आते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये 800,000 से इंक्रीज भी किया है, इससे 10 हो सकता है। तो एज ए कंपैरेटर यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड ये होगा कि हायर वैल्यू की तरफ गेन को रखा जाए। यहाँ पे जो मकसद था वो ये था कि पीक टू पीक वैल्यू निकाली जाए। तो पीक टू पीक वैल्यू बआसानी निकल सकती है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो आपकी पीक टू पीक वैल्यू है। तो वो अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, वो आपकी जो पीक वैल्यू है 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट तो 24 वोल्ट, जो आपकी टोटल कहने के डिफरेंस या टोटल डिस्टेंस बन रहा है। तो इस सवाल में असल में ये नहीं करना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेल में इसलिए किया कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि कंपैरेटर काफ़ी बार इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का इश्यू तो फिर वो एज ए कंपैरेटर नहीं यूज़ हो पाएगा, क्योंकि उसने इन सारी वैल्यूज़ को ट्रवर्स करके जाना है। और ये मैंने तो बीच में थोड़े से ब्लॉक्स बनाए हैं, क्योंकि असल में ये ब्लॉक्स और भी ज़्यादा बांधने होंगे क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, वैसे खास वैल्यू में जाकर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो आंसर इसका 24 वोल्ट ही दिया हुआ है और साथ में एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा समझा सकती है कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे 24 वोल्ट विद डिस्टॉर्शन, तो यहाँ पे जो मैंने पल्सेस दिखना है ये डिस्टॉर्शन नहीं है, आइडियली इसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। डिस्टॉर्शन क्या होता है? अनवांटेड चीज़ होती है। जब मैं एज ए कंपैरेटर इस्तेमाल करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आउटपुट हाई हो या लो, तो डिस्टॉर्शन यहाँ पे उस परस्पेक्टिव में यार अनडिजायर्ड परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हमेशा डिस्टॉर्शन नॉइज के परस्पेक्टिव में होती है। बात करना इस तरह हमने इसमें जो पावर एम्पलीफायर थे वहाँ पर भी देखा था, वहाँ पर डिस्टॉर्शन जो वो नॉइज नहीं थी, डिस्टॉर्शन जो है वो आउटपुट का कोई हिस्सा गायब हो जाता था। तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन जो है वो अनवांटेड इफेक्ट के सेंस में यूज़ की जाती है, ना कि नॉइज के परस्पेक्टिव में। और इसके बाद दूसरा
क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द आउटपुट लेवल मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव फॉर ईच कंपैरेटर। अब इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ है कि आउटपुट पॉसिबल कितनी है मैक्सिमम, ठीक है 12 वोल्ट है 15 वोल्ट है, तो वैल्यू मेंशन नहीं है, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि अभी पॉजिटिव आ रही होगी मैक्सिमम या नेगेटिव आ रही होगी। तो सिंपल इसमें जो चीज़ कंपेयर करने की वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर वोल्टेज होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव टर्मिनल तो आउटपुट आपका हाई आएगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कम होगी या नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आउटपुट जो है लो आ रहा होगा। तो अगर आप पहले ऑपरेट को देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ 0 वोल्ट है, और जो नेगेटिव है वो 1 वोल्ट पे। तो लाजमी बात है यहाँ लो आ रही होगी, क्योंकि आपके पास जो नेगेटिव है वो हाई के ऊपर है और पॉजिटिव जो है वो लो के ऊपर। इसको अगर इस तरह नहीं समझ आता तो सिंपल जो आप इसकी एक्सप्रेशन होती है बी आउट इक्वल टू ए वाई इंटू बी पॉजिटिव माइनस बी नेगेटिव, तो उसके अंदर देख लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर इनर टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 1 देखेंगे तो इनर टर्म नेगेटिव हो जाएगी और सिक्वेंटली जो आउटपुट है वो भी नेगेटिव आ रहा होगा। इसी तरह जो सेकंड जो बी डायग्राम है उसमें अगर आप देखें तो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके 2 वोल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव हायर वोल्टेज पे नेगेटिव के मुकाबले में तो अब आपकी आउटपुट हाई आ रही होगी, ठीक है। तो पहले केस में मैक्सिमम नेगेटिव था, सेकंड केस में मैक्सिमम पॉजिटिव है, और अगर थर्ड केस देखें तो इसमें दोनों पे आप वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव पे भी वोल्टेज दे रहे हो और नेगेटिव पे भी वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन जो नेट डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर आउटपुट हाई रखनी है। तो यहाँ जो नेट डिफरेंस है 5 - 7 वो नेगेटिव -2 है, तो ये आउटपुट इसकी हाई नहीं होगी, इसकी आउटपुट लो आ रही होगी, क्योंकि आपका जो मेन रूल है वो ये है कि ये ज़्यादा होना चाहिए इसके मुकाबले में, तो अभी ये इसके मुकाबले में कम है 7 जो 5 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी लो आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 ये स्ट्रेसेस के टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें आपने अपर ट्रिप पॉइंट्स और लोअर ट्रिप पॉइंट्स सेलिब्रेट करने हैं, विजिबल नहीं है। कराची में ना इस तरह लोगों के नाम के साथ उनके जो पेशे का होता है मंसूब होता है, तो चाय वाला, बोतल वाला, मोती वाला, पता नहीं मैंने भी की थी हाथ की तो मेरी इसकी मैं बच्चों में, लेकिन इधर पंजाब में चलता नहीं कल्चर, लेकिन ज़्यादा जो है वो कराची में खासकर जो मेमन कम्युनिटी उधर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था एक ज़माने में। तो ये आपकी बात वो चीज़ है याद आ गई। बारह क्वेश्चन 3 में आपने अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट फाइंड करना। जब हमने स्ट्रेसेस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि यार इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स होते हैं, एक अपर ट्रिप पॉइंट होता है और एक लोअर ट्रिप पॉइंट होता है। अगर इनपुट अपर ट्रिप पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो आउटपुट जो है वो लो हो जाती है, और अगर लोअर ट्रिप पॉइंट से आगे चले तो आउटपुट आपकी हाई हो जाती है। अब स्ट्रेसेस शामिल करने की कंपैरेटर के अंदर ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ज़रूरत थी कि हमने स्ट्रेसेस जो शामिल की थी कंपैरेटर के अंदर? चलो कांस्टेंट क्या है बीच में जो फर्क था बीच में तो जो ये 0 पे आता था तो पता सही है, बिल्कुल हमने सही बताया। सर ये इसलिए होता है कि जब आपकी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस के करीब होती थी, रेफरेंस 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन जाहिर बात मैंने 0 वाला कराया था, तो इनपुट पे बहुत ज़्यादा नॉइस सुपर इम्पोज होती है, और वो नॉइस हमने देखा था कि एक साइनसॉइडल सिग्नल की सूरत में होती है, क्योंकि वो ऊपर नीचे जा रही है तो बहुत दफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट के करीब वो 0 या 1 हो या 2 हो तो उस पर वो वेरिएशन शो करता है, बहुत फास्ट स्विचिंग कर रहा होता है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, क्योंकि लॉजिक ही उस सिनारियो में बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि यार जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उस पर लॉजिक चेंज ना हो, एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट, और बस उन पर जाकर डिसीजन जो है वो इसके अलावा बाकी जो है वो एक कॉन्स्टेंट तरीके से बिहेव करता है। तो उसके लिए हमने स्ट्रेसेस डाली थी। यहाँ पे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसका फार्मूला था बी अपर ट्रिप पॉइंट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू बी आउट मैक्सिमम
ठीक है, R2 की वैल्यू यहाँ 47 किलो ओम है, तो ये आ जाएगा 47 किलो ओम डिवाइडेड बाय 18 किलो ओम प्लस 47 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय वी आउट मैक्स की वैल्यू 10 वोल्ट है। तो ये कितना आता है, एक इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इसका जो नेगेटिव वाला इक्विवेलेंट है जो लोअर ट्रिप पॉइंट है वो ये बन जाएगा 47 के डिवाइडेड बाय 18 के प्लस 47 के इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 वोल्ट। तो ये कितना बन रहा है 7.2 7.2 सॉरी 47 से डिवाइड करना 18 से डिवाइड करना फिर R2 की वैल्यू ये R2 मैंने गलती से R1 की वैल्यू डाल दी 2.76 ठीक है 2.769 या 2.77 वोल्ट yes sir ठीक है, यहाँ माइनस 2.769 या माइनस 2.77 वोल्ट। तो अपर और लोअर ट्रिप पॉइंट फाइंड करने से तो इनकी वैल्यू दी, ये अपर ट्रिप पॉइंट है और ये आपका लोअर ट्रिप पॉइंट है। ये इसका आंसर देख लें थोड़ी देर में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड ये इस पर बेस करें, वो कहता है कि हिस्टैरिसीस वोल्टेज के सवाल में। तो अगर इस तरह कोई सवाल आ जाए तो जस्ट हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपकी हिस्टैरिसीस के बराबर आता है। तो ये बनता है 5.54 वोल्ट बनता है, ऐसा कंफर्म कर लें कि ये वैल्यू आ रही है। अगर आप 2.77 का डिफरेंस लें अपर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये जो रीजन है बीच में ये हिस्टैरिसीस रीजन है, अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर आप इसकी फिगर है ना तो अपर ट्रिप पॉइंट के ऊपर जाके ना लो वैल्यू अचीव करता है और फिर जब तक लोअर ट्रिप पॉइंट नहीं आता तो हाई नहीं होता। तो आप ये समझे कि बीच का रीजन सुकून है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो 5.54 का आपके पास एक रीजन है जहाँ कोई नया एक्शन जो है वो अचीव नहीं हो रहा है, जो पुराना एक्शन है वही चल रहा है। जिस तरह वहाँ पर हमने क्या देखा था कि 0 के आसपास भी हर वक्त एक्शन कुछ ना कुछ हो रहा था, स्विचिंग हो रही थी, हाई हो रही थी या लो हो रही थी। यहाँ आपके पास एक रीजन है। अब इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है कि यार देखो 5.54 वोल्ट पे डिफरेंस आ जाएगा और सिस्टम कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन ये नेचर तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग की बात करें तो कूलिंग में एग्जैक्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ले गया और उसके बाद AC जो है वो मिसाल के तौर पे ऑफ हो जाता है और 30 तक भी अगर ऑफ रहता है तो कोई मसले वाली बात नहीं, 30 तक भी नॉर्मल इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल ही रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जहाँ बड़ा नैरो किस्म का आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। ये सिनेरियो के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि कितना होना चाहिए। यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल थी और उसमें मकसद सिर्फ जाना था कि स्ट्रेस निकालते किसने, तो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि यार इसके अंदर कितना आपके पास लिमिट है। तो ये 2.77 और -2.77 वोल्ट इसके आंसर थे। ठीक है, चौथा ज़ाहिर बात है इवन है, गिवन नहीं था। और उसके बाद फिर ये पाँचवा क्वेश्चन है ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर एक सर्किट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट शो वोल्टेज लेवल। तो ये आपको अप्लाई करें, ठीक है, मैं आता है 2 मिनट तक। सर आपको खुद ट्राई करें। क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर 2 सर्किट गिवन है, एक ये वाला और एक इसके साथ वाला, और इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो आउटपुट वेवफॉर्म शो करें कि आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की आ रही होगी।
इसमें जो मेन चीज़ है तो ये है कि आप देखें कि पॉजिटिव के मुकाबले में जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कब इसमें ज़्यादा वोल्टेज हो रही है। तो अगर आप देखें ये जो इनपुट है ना ये नेगेटिव की दी हुई है, पॉजिटिव को तो ग्राउंड किया हुआ इस पर कॉन्स्टेंट 0 वोल्ट ही रहेगा। तो जब इसका पॉजिटिव साइकिल है लाजमी बात है 0 से ज़्यादा की वैल्यूज़ हैं, ये तो 0 पे ही है, तो आपके पास पॉजिटिव की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी, अगर मैं इसके साथ ही इसको लिंक करता हूँ बिल्कुल ये माइनस आ रहा हो, माइनस भी आउट मैक्सिमम आ रहा हो। अगर उन्होंने वैल्यूज भी मेंशन की है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 8 वोल्ट और -8 वोल्ट है, तो यहाँ -8 वोल्ट आ रहा है और यहाँ जो है 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, रीजन 0 से ज़्यादा हुआ या पॉजिटिव 0.1 हो गया, ये 0 पे ही है, तो जो नेट डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा होगा। नेट डिफरेंस वैसे ए वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन अंदाजे में आप जज कर सकते हैं वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। वी पॉजिटिव तो 0 है, ठीक है, तो जैसी वैल्यू अब ये हाई क्यों हुआ है, जब ये वाली वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, सॉरी ये वैल्यू 0 पे और ये नेगेटिव पे गया, अगर यहाँ पे नेगेटिव 1 आता है, नेगेटिव 0.5 आता है, तो नेगेटिव भी है और 0 के मुकाबले में छोटा हो। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा सफर किया जाएगा और ये छोटा हो जाएगा -1 पे या -0.5 पे, ये जैसे भी माइनस में जाता है, जैसे इधर से पार करेगा इस पॉइंट से, तो आपकी जो नेट डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर सेकंड केस देखें, सेकंड केस में जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर 1 वोल्ट है, इसका मतलब कैसा मतलब है कि आप जैसे ही इसको बाद में VREF भी कहा जाता है, रेफरेंस वोल्टेज भी कहा जाता है, जैसे ही आपकी इनपुट इस रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी, और जितने अर्से के लिए वो रेफरेंस वोल्टेज से कम रहेगी आपकी आउटपुट लो होगी। तो अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए 1 वोल्ट यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, जैसे आपकी इनपुट 1 वोल्ट से तजावुज़ करेगी ये वाला रीजन, तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी, ये बराबर आ जाती है 10 वोल्ट के। और इसके अलावा का जितना भी रीजन है उसमें आपकी आउटपुट लो चल रही होगी और ये -10 वोल्ट के आसपास चल रही होगी, तो इस तरह की वेव शेप बन जाएगी। यानी 1 से जब ऊपर तजावुज़ करेगा, चूँकि इनपुट पॉजिटिव पे दे रहे हैं, पहले इनपुट नेगेटिव पे दे रहे थे, जैसे ये 1 से ज़्यादा होगा इसके मुकाबले में नेट डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगी। और जब ये 1 से कम होगा 0.5 है या 0 है या वटेवर जो भी वैल्यू है, तो आप देखेंगे नेट डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा और आउटपुट आपकी लो आ जाएगी। तो बुक के एंड पे अगर आप आंसर चेक करें तो वो आंसर भी इससे मिलता जुलता ही आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 है, वेव शेप उन्होंने दी हुई है, तो वेव शेप ये दो वेव शेप्स हैं, ठीक है, आप जो हमने वेव शेप नहीं उसको कंपेयर करना साथ की बात है, इसके साथ ही बात है, ठीक है ना, जनरल कॉन्सेप्ट सेम है कि पहले नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, हमने जो नहीं है वो भी इसी तरह की बनाई। और सेकंड में मैंने क्या किया, 1 के साथ कंपेरिजन किया, तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ कि 1 से जैसे ऊपर गई आउटपुट हाई होगी, तो मैंने जो वेव बनाई उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, जब 1 से ऊपर जाएगा तो वेव आउटपुट हाई हो रही है, उसके अलावा जब 1 से नीचे आता है तो आपकी आउटपुट लो है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, तो आंसर हमारा भी एग्जैक्टली सेम है। तो वेट थोड़ी बहुत मिस हो जाती है, लेकिन मेन यही होता है कि आपकी जो वेव शेप है वो ठीक हो। वेट तो ज़ाहिर बात है बंदा अपने हिसाब से बनाता है, तो उसके यूज़ कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, तो क्वेश्चन 6 में आपने स्ट्रेसेस वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, स्ट्रेसेस वोल्टेज निकालनी है पहले हमने, इसमें अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। जस्ट आपने वो अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो स्ट्रेसेस वोल्टेज आ जाएगी। तो क्वेश्चन 6 जो वो बुक है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि
कार्बन वाली इससे ब्लेड के एग्जाम्पल की है। ये तो सर्किट है आपके पास। तो वैसे तो अपर रिपोर्ट और लोअर रिपोर्ट की डिफरेंस नहीं करता है, लेकिन अगर आप जरा टाइम बचाना चाहें पेपर में आपको टाइम कम हो तो आप जो है ना वो उसका फॉर्मूला जरा नया सब ना लें, ठीक है। और उसकी रीज़न है कि अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट में एक चीज़ कॉमन है, जो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कॉमन टर्म है। तो बजाय कि आप उसको अलग अलग कैलकुलेट करें, अगर आप R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V आउट मैक्स प्लस माइनस V आउट मेन कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास जस्ट वैल्यू डाल के एक ही स्टेप में सारा आंसर आ जाएगा। तो पहले केस को देख लेते हैं, 18K डिवाइडेड बाय 33K प्लस 18K और वी आउट मैक्स की वैल्यू 11 है और जो मिनिमम है वो -11 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 3.8 सर टोटल 7.76 को है 7.76। चले आपकी तो इतना मुझे तो याद नहीं इसका आंसर। इसी तरह अगर बी पार्ट में करें, बी में भी इसका आंसर कितना निकलता है? 6.82862 6.8286 862 तो ये वैल्यूज आपके पास आ रही है। अभी क्वेश्चन 7 है, ये थोड़ा ये मैं चाहूँगा आपको खुद ट्राई करो, 5-1 मिनट है आपके पास, आप खुद ट्राई करें। ये इसकी स्टेटमेंट में बताता हूँ क्योंकि डायग्राम इसका ऊपर है। तो इसमें ना एक सर्किट है, जैसे ये सर्किट बने हुए हैं स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है। वो साथ में कहता है कि आपने ना जीनर भी इस पर कनेक्ट करना है और जीनर जो है वो इस तरह से कनेक्ट करना है कि वो आउटपुट से जाके इन्वर्टिंग के क्रॉस आएगा, यानी इसका जो कैथोड है वो इस साइड में होगा और जो एनोड है वो इन्वर्टिंग साइड में कनेक्ट करा होगा। तो इसमें वो पूछता है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट लेवल्स क्या है, यानी उसकी वेव शेप सॉर्ट ऑफ कि आउटपुट पे हाई वोल्टेज कितनी होगी और लो वोल्टेज कितनी होगी। तो जीनर आपका 6.2 वोल्ट का, यानी एक ही जीनर है और उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6.2 है।
जब भी जिधर वोल्टेज दी होती है ना तो लाजमी बात है ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें। फॉरवर्ड वोल्टेज कोई नहीं देता, फॉरवर्ड वोल्टेज अंडरस्टूड होती है 0.7 है, ठीक है। और अगर नहीं भी मैंशन की तो आप अज्यूम करके 0.7 कर लेंगे, कम से कम हमारे कोर्स की हद तक तो ये बात वैलिड जाएगी। लेकिन अगर उसकी वोल्टेज इधर दी है तो ये जहन में क्लियर होना चाहिए हमेशा ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, फॉरवर्ड की बात नहीं की जा रही, ठीक है। फॉरवर्ड में इतनी वोल्टेज होती नहीं है वैसे भी। तो अब ये सर्किट है, इसमें वो कहता है कि हमने लीनर लगाया बैक साइड से आउटपुट से इधर की तरफ, तो अब आप इसकी वेव शेप बताएंगे कैसे इसकी वेव शेप आ सकती है, तो इसको सॉल्व कैथोड इसका उस तरह का है, कैथोड इसी हो जाएगा इसको हो जाएगा इसका कैथोड इस लाइन इसमें वाइब्रेशन भी कितने सिर्फ वेव शेप नहीं बतानी, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड बन रही होगी या उसकी जो वैल्यू बन रही होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। पूछना मुझे याद नहीं है मेरा मोबाइल में हम देख रहा एनोड पॉजिटिव होता है ना, ये एनोड है, ये वो आउटपुट की तरफ है ना कैथोड, मतलब कि इन्वर्टेड लगा हुआ है ना। और नोट पॉजिटिव वो होगा, नेगेटिव के लिए तो वो होगा, नेगेटिव के लिए वेव डिस्ट्री होगी। उसने कहा कैथोड पॉजिटिव उसकी आउटपुट की तरफ है। हाँ तो कैथोड पॉजिटिव आउटपुट की तरफ है, मतलब कैथोड का मूव तरफ होगा। हाँ कैथोड ही है, काफ़ी है ये है ना ठीक है, कोई डाउट हो लाइन के थोड़ा सीधा लगा हुआ यार इधर 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 मगर बात अगर उसने कहा कि आउट की तरह है तो 6.2 में नहीं है रिवर्स में लगा रिवर्स वोल्टेज उसके लिए रिवर्स वोल्टेज आउटपुट कहाँ से आएगी, आउटपुट से कहाँ से आएगी। दो और लगा लेते हैं, एक ही लगा उधर एक इधर इसकी वेव फॉर्म बनानी है, दो वेव फॉर्म बनाने के कौन से देखने टोटल इनपुट क्या क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट क्या है ऐसे इनपुट ही है। अच्छा इसमें जो मेन चीज़ है वो सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करना पड़ेगा डायरेक्ट से। सर इसमें इनपुट कंपैरेटर की एप्लीकेशन में इनपुट इतना मायने शेयर नहीं होता, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आउटपुट जो है वो हाई या लो के दरमियान में होगा। कंपैरेटर के सवालों में कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट ये बात होती है अनलेस कि आपको इनपुट गिवन हो कि जनरली आपकी जो आउटपुट है वो हाई वैल्यू और लो वैल्यू के दरमियान में आ रही होगी, और इनपुट इतना होगा जो उसको उस वैल्यू पे गुजारा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो सवाल के अंदर मॉडिफिकेशन है वो ये कि यहाँ पे एक अदद जीरा डायोड लगा हुआ इस तरह से, ठीक है। मतलब इससे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। हमें नॉर्मली पता है कि जो भी पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव के बराबर होती है। तो मैं इसका जो कनेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में सेम वोल्टेज है, सेम पोटेंशियल पे है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेम पोटेंशियल होता है, आपको पता होगा आपके अंदर, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, तो थोड़ा ओपन सर्किट होता है, तो जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे। तो बजाय मैं यहाँ पे कनेक्शन रखूँ, मैं इस कनेक्शन को ना इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या R1 के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और वो आसानी जो है वो सॉल्व करते हुए आपको नजर आएगा। सिंपल वर्ड में मैं कह सकता हूँ कि इस तरह करके जीरो जो है आ है, और तो असल में इस तरह नहीं है, असल में जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसका इफेक्ट इससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम वोल्टेज पे आउटपुट भी कॉमन है। तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है। दो केसेस हैं, एक केस हो सकता है कि वी आउट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट, ठीक है। पहला केस है 10 का। अगर 10 लेता हूँ तो मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है वो 10 वोल्ट्स की वैल्यू है, ठीक है। और वो जो 10 वोल्ट्स की वैल्यू है वो जीरो पे क्या अफेक्ट कर रही होगी, 6.2, बिल्कुल उसको रिवर्स ब्रेकडाउन में वो ऑन करवा देगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इट मीन्स के जिस केस में पॉजिटिव 10 वोल्ट होगा आउटपुट पे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा 6.2 वोल्ट, क्योंकि ये इतनी वोल्टेज थी कि उसने इसको ब्रेकडाउन में ऑन कर दिया। अब हमें ये भी पता है कि यार अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और इस पाथ से करंट जाने का चांस बड़ा कम है। जो IR1 से करंट आ रहा है वो ज़्यादा, उसकी कोशिश होगी नीचे जाए, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा, बीच में यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई इम्पीडेंस है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू I2 वो करंट है जो नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू VR1 डिवाइडेड बाई R1। तो VR1 की वैल्यू हमारे पास 6.2 वोल्ट और R1 की वैल्यू है जी 47 किलो ओम। तो ये कितना बन जाएगा, अगर आप 6.2 वोल्ट को 47 किलो ओम से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ रही है सर? 131 माइक्रो, 131 माइक्रो। अच्छा 2.131 कर लेते हैं, 0.13 मिली होगा। फिर 113 मिली होगा, 0.131 मिली एम्पीयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा करंट मेरे पास आ गया, मुझे पता है इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है। अब मैंने अगर टोटल वोल्टेज निकालनी है वी आउट, असल में ये जो 10 वोल्ट थी ना, ये आइडियल वोल्टेज थी अगर जीनर ना होता। जीनर के लगने से जो वोल्टेज का लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये आउटपुट बाउंडिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने ये कहा था कि हमारे पास वैसे कंपैरेटर क्या करता है, अपनी BCC या माइनस BCC या माइनस BE के बराबर होता है, लेकिन जब वो जीनर के बीच लगाता है तो वो वैल्यू शॉर्ट कर देता है, ठीक है। वो 5.4 कर देगा या वटेवर उस वैल्यू को कम कर देगा। तो यहाँ पे भी ये केस है कि वी आउट जो है वो VR1 प्लस VR2 के बराबर है। तो VR1 तो हमने निकाला है 6.2 के बराबर है, और जो VR2 है वो I2 इंटू R2 के बराबर है। तो I2 की वैल्यू है 6.2 वोल्ट प्लस 0.131 मिली एम्पेयर इंटू R2 की वैल्यू है जी 18 किलो ओम। तो ये कितना मान जाएगा अगर आप इसको ऐड करें आप इसको? रेटिंग चाहिए, मल्टीप्लाई रेटिंग तो 8.55, 8.55 8.56 इसी रेंज के अंदर आंसर है। 8.558 है। अच्छा ये तब है जब आउटपुट पॉजिटिव है। अब अगर आउटपुट नेगेटिव है तो फिर क्या आंसर है, ठीक है। तो ये अगर आपने नोट कर लिया तो आप कर लेते हैं, नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। यस तो नेगेटिव में आउटपुट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे
तरफ हो जाएगी, तो यहाँ वी आउट यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका जो डायोड है अब ये फॉरवर्ड में ऑपरेट करेगा, बैकग्राउंड में ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये फॉरवर्ड में ऑपरेट करेगा, इसकी क्रॉस 0.7 वोल्ट है। अच्छा, करंट का रूल अभी भी सेम है इस हवाले से कि यार करंट जो अब करंट ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो करंट इस रजिस्टर से फ्लो कर रहा है वही करंट आगे R1 से फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि पाथ उसको अल्टरनेट मिल नहीं रहा, तो ऊपर से जाए नीचे से उससे करंट नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू VR1 डिवाइडेड बाय R1, और VR1 की वैल्यू है 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है 47 किलो ओम। तो ये कितना बन जाता है? 0.7 को अगर आप 47 किलो ओम से डिवाइड करें सर 0.014 माइक्रो मिली 0.014 मिली एम्पीयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यार इसके क्रॉस 0.7 है और R2 के क्रॉस को वोल्टेज फाइंड करनी है, तो आप कर सकते हैं वी आउट इज इक्वल टू माइनस VR1 माइनस VR2, तो ये तो माइनस 0.7 के बराबर आ जाएगा, और दूसरा ये आ जाएगा 0.014 मिली एम्पीयर इंटू 18 किलो ओम। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास अगर आप इस सारे सॉल्व करें? -251 माइनस 9.9 समथिंग है, लेकिन 2 मिनट सर नहीं आ रहा, रीचेक कर तो मिली है ना, तो उसको यूनिट में साथ रखिए। अगर सेकंड टर्म निकालो, बाकी तो सिर्फ प्लस माइनस ही है। -14 0.14 पे 1870 लगा था। ये ठीक नहीं कर रहा था सर बस 0.95 तो ये आपने आउटपुट वोल्टेज लेवल निकाल दिया। अब ये कॉरेस्पॉन्ड किस तरह करेंगे इनपुट के साथ, और तो यहाँ पे इनपुट गिवन नहीं है और ना इस सवाल में ये चीज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये कंपैरेटर देखा जा रहा है, तो इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो वेव शेप है वो सिर्फ इस तरह बन रही होगी कि आपका -0.95 होगा और ये आपका 8.55 होगा, ये आपकी वी इन होगी और ये आपका वी आउट होगा। तो फोकस का आंसर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ बता, इससे बता दो। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे वैल्यू दी 8.57 और -0.968, ये दो वैल्यूज हमारी 8.56 आ गई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो जाती है, और दूसरी -0.968 उसकी वैल्यू -0.95 राउंडिंग ऑफ की कैलकुलेशन की वैल्यू यूज करके एग्जैक्ट आपके पास आ जाता है। ये इसका आंसर था। 5 मिनट की ब्रेक पे लेकर फिर आगे बाकी सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरी यार तुम बैठा हो, हमें तो बात का ख्याल रखना।
वही क्या उधर दूसरा बोल रहे हैं बहुत छोटे बच्चे खड़े हो जाए भैया इससे मिलता है तो सवाल किया हुआ आपने एग्जाम्पल दिए तो वैसे तो सारे मिलते होते हैं लेकिन अगर आप करना चाहें तो जिस तरह हमने ये वाला सवाल किया तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वेट शेप आपकी सिमेट्री का आ रही होगी ये दोनों में दोनों सेम आ रहे होंगे बिल्कुल तो इस सवाल में अगर आपके पास पॉजिटिव मतलब बड़ी वैल्यू की थी और नेगेटिव छोटी वैल्यू की थी यहाँ पे आपके पास ये मसला नहीं होगा दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है वो सेम शेप की वैल्यू होगी ठीक है ये अगर आखिर में क्लास का टाइम हो तो करा दूंगा वरना से आगे करते हैं क्वेश्चन 9 है डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच सर्किट ये सिंपल समिंग एम्पलीफायर है उसमें जो लेफ्ट वाला केस है वो यूनिटी गेन वाला केस है आप देख रहे हैं कि RF और R1 R2 की वैल्यू सेम है ठीक है सारे टाइम के बराबर हैं और जो डी पार्ट है उसमें वो ग्रेटर देन यूनिटी गेन है लेकिन गेन कांस्टेंट है क्योंकि RF 22 किलो के बराबर है और जो R1 R2 और R3 की वैल्यू है वो 10 के बराबर है तो इसको सॉल्व करें ए और बी को फिर स्केलिंग नहीं होगी स्केलिंग जो है इस सवाल में स्केलिंग तब होती अगर ये डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं मतलब यहाँ 10 होता है यहाँ 20 हो जाता है यहाँ 30 या कोई भी डिफरेंट वैल्यू ना इंडिविजुअल आप कह रहे हैं कि अगर वेट्स इंडिविजुअली वेरी कर रहे हैं तो फिर स्केलिंग है अगर वो कॉमन चल रहा है तो फिर वो स्केलिंग नहीं कहलाती फिर बुक की मतलब इस्तेलाह है एवरेजिंग तो वो नहीं है समिंग वो लिया ना तो वो एवरेजिंग होगी R2 याद है उसमें एक में चेंज था इसमें समिंग भी होगा लेकिन हमारे पास गेन भी आएगा समिंग तो जिसमें सारे सेम था RF और R दोनों सेम ये भी वही सर्किट क्या लगता है ये सर मैच कौन एक बार से जीते हैं पता हम तो देखते ही नहीं है नहीं कल एक बॉल पहले क्लोज मैच हम तो देखते ही नहीं है नहीं मैं इसका आज इस्लामाबाद का हार करता हालांकि पीछे बहुत अच्छी फॉर्म से ली लेकिन अभी चांस है उनके पास मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करता हूँ मुझे पता सच बोल रहे झूठ बोल रहे लेकिन अच्छा एक पार्ट है ऐसा नहीं दूसरे का मेरा स्टूडेंट है टेन के दूसरे को कैंसिल कर देंगे आपके पास आ जाएगा -2.5 क्योंकि ए पार्ट का आंसर आ जाएगा और अगर बी पार्ट करें -5.5 वो पॉइंट है कितना आ जाएगा ये निकाल -3.52 -3.52 आता है तो आंसर यही है जैसे मुझे एंड में देखो नेक्स्ट बात हाँ कौन सा वो ऑपरेटर वाला चैप्टर -2.5 या -3.5 मिस करा देते हैं क्या मिस करा ज़्यादा जानता है उससे खत्म हो पीछे का अपना है ये पर एक ग्रेड ले चैप्टर 16 है जितना हो गया उसके बाद क्वेश्चन ए है
11 है सॉरी find the value of order necessary to produce an output that is 5 times the sum of the inputs in given the read execution. ये फिगर वो तो आ रहा है इसमें मालूम नहीं है हाँ आ रहा है फाइंड करना हाँ बस देखो यहाँ पे अगर सर्किट पे नजर मारे ना तो जो आउटपुट है वो इनपुट का सम है क्योंकि RF और R1 R2 तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ कहते हैं कि यार हमें इस तरह सिनेरियो बताओ कि आपके जो आउटपुट है वो इनपुट के सम के 5 गुना ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो उसी केस को 5 टाइम हाँ बिल्कुल ऐसे वो इसी केस में होता है कि आपका जो RF है वो एक्चुअली 5 टाइम्स इसके बराबर हो, तभी जो सम है क्योंकि RF ओवर R का रेशो होता है, तो ये रेशो डिटरमिन करता है कि वो जो सम है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 टाइम्स हो तो आपने इस रेशो को 5 टाइम्स रखना है, तो आपका जो RF है 5 इंटू R की वैल्यू 22 किलो ओम है, तो ये 110 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है? इसका आंसर देख लेंगे थोड़ी देर में, वो 110 ही होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन 30 है, ये आप लोग ट्राई करें, ये सर्किट से रिलेटेड है। इसमें आपने करना कि आपने आउटपुट निकालनी, ये स्केलिंग का सवाल है, वो आपने पूछ लिया स्केलिंग ये 13वां जो, तो हमें जो स्केलिंग है तो यहाँ पर स्केलिंग में आप देख रहे हैं डिफरेंट रजिस्टर है, आप किसी की वैल्यू चेंज है, तो यहाँ आपने आउटपुट वेवफॉर्म निकाली है और आपने करंट की वैल्यू भी निकाली है, ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है? इस सवाल के अंदर भाई आगे R1 की वैल्यू
be there don't plus 3.569 है आंसर वी आउट हाँ करंट तो ऐड होंगे 3.569 है क्या आउटपुट इसके बाद नहीं आएगा ना क्या लिखा वो तो एक ही होगा ना सारे करंट को ऐड कर दो मैं तो आउटपुट ही बात कर रहा हूँ आउटपुट क्या है फाइंड द वैल्यू 3.67 मेरा कौन सा 13 है करंट तो हम सारे ऐड कर देते हैं 0.2 मिलियन प्लस 9.09 मिलियन प्लस 0.2 ये हमें कितना बनता है सर करो सॉल्व करके फिर आउटपुट ही बात कर तो 3 माइनस 3.569 माइनस 3.57 कर दिया अब इसमें आई की अगर वैल्यू निकालनी है तो आई वो करंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ वर्चुअल ग्राउंड की वजह से 0 वोल्ट है ठीक है और दूसरे एंड पे डी आउट है तो आई इक्वल टू 0 माइनस डी आउट ओवर आर है सर हम इनके सेपरेट करंट निकाल के भी कर सकते हैं ना लेकिन भाई क्यों करूँगा जब इसका साथ से क्या वो निकालने में 4 निकालूँ मैं ऐड करूँ आंसर तो सेम आएगा लेकिन इतनी एफर्ट क्यों करूँ जो मेरे सामने का सही करवा रहे हैं ये आंसर Question 15 है ये try करें determine the rate of change of the output voltage in response to the step input indicator का सर्किट दिया हुआ है और rate of change फाइंड करना है वो तो चेंज याद है वी आउट था वी आउट सी वो डी टू वी की क्या है 0 5 to 10 maximum minus distribution 5 minus 0 over टाइम क्या दिया टाइम नहीं दिया गिवन तो है और टाइम भी कर दिया रेट ऑफ चेंज के लिए
T1 V1 माइनस V मैक्स माइनस V मिन होता है होगा T1 माइनस T0 होता क्या है। होता है? V मैक्स माइनस V मतलब V मिन ओवर T0 T1 माइनस T0 इक्वल्स टू इन और RC ऊपर होता है मल्टीप्लिकेशन। आर से मल्टीप्लाई हुआ इसके इक्वल है रेट ऑफ चेंज के हाँ V आउट के इक्वल है। मिस्टेक है सर इसमें टाइम गिवन नहीं है। वीडियो ज़्यादा करीब हो गया है 1 घंटे 1 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग मेरी आवाज़ भी आएगी बीच में ये कितना बचा है? -4058 इसका 1000 से डिवाइड कर दो जो वैल्यू है ना क्या ये बताओ 4.058 ये उसके बाद 17वां सवाल है ये 17वां ना 16वें पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि आप लोग कुछ जाएंगे 17वां दोनों एक दूसरे के साथ देख लें पहले फोटो सॉल्व करना फिर उसकी बेसिस पर आप सॉल्व करेंगे ये तो डिफरेंशिएटर नहीं है वो जो मैंने पहले बताई थी वो ये वो वाली है ना टाइम गिवन है ना मेरे ख्याल में। हाँ मज़ेदार पहले 0 से 5 तो 5 में 0 5 माइक्रो सेकेंड हाँ फिर 0 से माइनस 5 से 0 तो 5 से फिर 10 तक होगा पहले 5 माइनस 0 होगा और 10 नहीं कितना टाइम क्या होगा 5 होगा 5 माइक्रो सेकेंड पहले 0 से 5 के 5 से 5 से 10 की माइनस 0 तो ये मिल जाएगा RC की वैल्यू पे 0.00 माइक्रो का
10 वोल्ट और दूसरा होगा इसके 5 हाँ 5 माइनस 0 क्या कह रहा है 5 माइनस 0 होगा ना होगा 5 माइक्रो सेकेंड माइनस 0 फिर होगा 5 भी होगा और माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 10 होगा ये डिफरेंशिएटर का सवाल है। टेन क्या होगा 10 है ना 12 इसकी जनरल वेवफॉर्म तो इस तरह की होगी, ठीक है। जहाँ तक की वैल्यूज की बात है, 80 है 80 में ठीक है पहले माइनस है ना तो माइनस हर किसी का इन्वर्टिंग डेढ़ से पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा तो ये कितना वैल्यू है? -10 सर माइनस 10 दूसरे वाले में 10 प्रेशर कम करते फल मिला ठीक है। जब ये आउटपुट वेवफॉर्म है, इसमें कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटेंस करंट। ये डी तो यहाँ अगर केसीएल लगाओ तो आपके पास आ जाएगा माइनस आई सी प्लस आई नेगेटिव प्लस आई एफ इक्वल टू 0। तो ये करंट जो नेगेटिव में एंटर कर रहा है वो तो 0 में डाल रहा है, तो आपके पास आ जाएगा आई सी इक्वल टू आई एफ। अच्छा, अब आई एफ किसके बराबर है? आई एफ बराबर है माइनस आई सी आई एफ वो आपका जो करंट है वो 1 मिलियन बांधेगा। फाइनेंस ये आखिरी सवाल है 98 ट्राई करें हम। फाइव से 5 पे जा रहा है कोई बड़ा सवाल है -5 हो जाएगी 5 हो जाएगी और उसमें ये तो नहीं है, ये डी का बता रहा है ये में तो नहीं है, ये तो करना ही नहीं है, ये तो इंटीग्रेटर है ये इंटीग्रेटर है ये डिफरेंशियल हैं? ये डिफरेंशिएटर है पहले हाँ तो हमें डी करना है ना, इसमें लिमिट्स वो गिवन है ना, और आज से 5 से कब तक है 5 वोल्ट पे है
पोजीशन वन पे माइनस ये वीडियो किस चीज़ के बेसिस पे बना है? डिले स्टार्टिंग 0 to 10 मिली सेकेंड होगा ना 10 मिली सेकेंड तो 0 5 वोल्ट होगा ना मुझे यहाँ पर गिवन है ना थ्रोन टू पोजीशन 2 एंड हेल्ड देयर फॉर 10 मिली सेकेंड वन से throw into position 2 and held there for 10 मिली सेकेंड तो 0 से मैं 10 मिली सेकेंड तक उधर होगा position 2 to 0 10 मतलब छोटी लिमिट जो होती है नीचे होती है ना तो 10 मिली सेकेंड तो 0 होगा मुझे बैक आ रहा है 10 मिली सेकेंड तक टीम में उससे ये है कि ये पहले जो स्विच है ये वन पोजीशन पे होता है क्योंकि वन पोजीशन पे होता है तो आपको कैपेसिटर जो चार्ज नहीं होता कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उसको बराबर होती है कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी जीरो वाली होती है जैसे आप इसको स्विच 2 पे लगाते हैं तो आपका कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है जब आपका कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है तो आपका जो वेव शेप है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये सर्किट अगर आप देखें ए और बी के जो सवाल है ये बी के साथ लिंक है ये भी इंटीग्रेटर का सर्किट है ठीक है तो इंटीग्रेटर में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू इनपुट पे होती है और आउटपुट में आपके पास इस तरह की वेव शेप काम की होती है तो आपको बस एक ट्रायंगल वेव शेप बनेगी बार ये आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा कि क्या क्या उसका लेवल होता है ठीक है इनिशियली 0 होगा फिर 0 से कैपेसिटर चार्ज कर देगा किसी वैल्यू तक प्रॉब्ली 5 होगा ये कोई भी वैल्यू हो सकती है वो आप निकाल लोगे फॉर्मूले की मदद से और फिर जब वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो अपनी पीक वैल्यू से दोबारा 0 शुरू कर जाएगा ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है आप लोग ट्राई करना मैंने जहाँ भी खुद भी कराया वैसे मैंने एक आध क्लास में कराया भी था लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है इसकी स्टेटमेंट को समझना है अगर आप इसके स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो सवाल ईजी है नहीं समझेंगे चलिए बेटा कासिम है कासिम कासिम जो एक अच्छा इंसान है